हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 के प्रमेय 1.2 को देखेंगे। प्रमेय 1.2 को समझेंगे कि प्रमेय 1.2 क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है। भाज्य संख्या क्या है? जैसे कि कोई भी भाज्य संख्या हम ले सकते हैं, जैसे कि 18 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। 12 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। इन भाज्य संख्याओं को हम गुणनखंडित करके जो है सो अभाज्य संख्या में हम इसे बदल सकते हैं। जैसे गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करके देखते हैं। जैसे इसे 9 से लग सकता है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इसको हम 18 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3। इसका मतलब 18 में 2 का पावर कितना हो गया? 1 गुने 3 का पावर कितना हो गया? 2, ठीक है। तो ये जो भाज्य संख्या है, इसे हम अभाज्य संख्या में हम परिवर्तित कर सकते हैं। फिर आगे क्या कहता है? तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। आने वाले क्रम की बिना अद्वितीय कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हम 18 में फिर से अगर हम गुणनखंड करते हैं तो हम इसे हम दे सकते हैं 6 3 18 दे सकते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6 दे सकते हैं, 3 एकम 3 दे सकते हैं। तो यहां पर 18 बराबर हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 3 हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि गुणनखंड करने के बाद जो है इसके क्रम कुछ भी हो सकते हैं। 2 गुने 3 हो सकता है, या 3 गुने 2 गुने 3 हो सकता है। कुछ भी इसके क्रम हो सकते हैं, इससे इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर भी 18 बराबर 2 का पावर यहाँ पर एक ही होगा, 2 एक ही बार आएगा, और 3 का पावर 2 मतलब 3 2 बार है। इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रमेय यही कहता है, प्रमेय 1.2 यही कहता है, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 1.2 में जितने भी उदाहरण हैं सभी उदाहरणों को देखेंगे, और उदाहरणों के साथ जो है सो हम प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.2 में उदाहरण नंबर 5 है। उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n मतलब 4 का n का मतलब n का पावर कुछ भी, 4 का पावर कुछ भी हो सकता है, अंक शून्य पर समाप्त होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि यह 4n का अंक शून्य पर समाप्त होता है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या, n क्या है? n एक प्राकृतिक संख्या है। तो n का मान कुछ भी हो सकता है। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अनंत तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्राकृतिक संख्या n का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब 4 का पावर अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, 4 का पावर अगर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 4 4 ही होगा। 4 का पावर अगर हम n का मान अगर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं, 4 का पावर 2 हो गया, तो 4 गुने 4 क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 का पावर अगर हम 3 रखते हैं, मतलब n की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 चौका 16 64 64 हो जाएगा, ठीक है। 4 का पावर अगर हम 4 लेते हैं, 4 का पावर अगर हम 4 लेते हैं, मतलब n की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 256 हो जाएगा, ठीक है। 4 का पावर अगर हम 5 लेते हैं, ठीक है, मतलब n की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1024 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो क्या यह 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, हमें पता करना है, ठीक है। जैसे कि एक 10 ले लिए, ठीक। 10 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। 20 का गुणनखंड किए तो 2 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। 30 का अगर गुणनखंड किए तो 3 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा। 40 का अगर गुणनखंड किए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 100 का गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5,
ठीक है। तो ये शर्त क्या कहता है कि कोई भी अंक शून्य पर समाप्त हो, इसके लिए क्या शर्त होती है कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर 2 और 5 अगर आ जाता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। ये इसका शर्त है कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ गया तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। चाहे 2 जितनी बार हो, चाहे 5 जितनी बार हो, उससे हमको मतलब नहीं है। कम से कम जो है सो 2 1 2 और 1 5 होना ही चाहिए। 2 से अधिक भी होगा, 2 की संख्या अधिक भी होगी तो इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 अवश्य होने चाहिए। यहाँ भी 2 और 5 है, यहाँ भी 2, इससे मतलब नहीं है, 2 और 5 है। ठीक है, तो ये संख्या 0 पर समाप्त होगी। इसके भी गुणनखंड में 2 और 5 है तो ये संख्या 0 पर समाप्त होगी। इसके भी गुणनखंड में 2 और 5 है, ये संख्या 0 पर समाप्त होगी। और इसके भी गुणनखंड में 2 और 5 है तो ये भी संख्या 0 पर समाप्त होगी। इसके आंसर ये है। ठीक है, तो हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या है, लिखते हैं शर्त क्या है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। शर्त क्या है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 अनिवार्य, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, कोई एक की नहीं, दोनों होना चाहिए, अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। अगर यहाँ इस प्रश्न में 4n की बात की गई है, किसकी बात की गई, 4n की बात की। 4n को देखते हैं, 4 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 2 का पावर n गुने 2 का पावर n। यहाँ तो 2 ही है, 5 तो है ही नहीं। लेकिन शर्त क्या कह रहा है कि 2 और 5 दोनों अनिवार्य रूप से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, केवल 5 नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए और n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम 4 के पावर n का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 2 आता है, इसमें 5 तो आता ही नहीं है, तो यह गुणनखंड 0 पर समाप्त नहीं होगा, यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर इसके अंत में अगर 2 और इसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों एक साथ होते तब यह 0 पर समाप्त होता, लेकिन यहाँ पर केवल 2 है तो यह 0 पर समाप्त नहीं होगा।